हॅलो पुणेकर, कसं काय? मजेत का? कसे आहात आपण सगळे? आज आपण काय शिकणार आहोत? आज आपण शिकणार आहोत ॲब्झॉर्प्शन बाय रूट्स द प्रोसेस इन्व्हॉल्व्ड. हा आपला दुसरा भाग आहे. काय म्हणता, गणपती उत्सवात मजा केली सगळ्यांनी? छान छान मोदक खाल्ले? सो लेट्स बैक टू द ट्रैक. अच्छा चलो. आपको लग रहा होगा सर ये कौन से मोड में चले गए. सो ऐसे ही फॉर चेंज, जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं और पुणे का मराठी, तो आई थिंक आई एम बिग फैन. दो आई एम नॉट लाइक वेरी मच परफेक्ट इन मराठी. लाइक अच्छे से आती है मुझे क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, बट फिर भी पुणे का की जो मराठी होती है उसका कंपैरिजन नहीं है. आई जस्ट लव द मराठी लैंग्वेज. वो इतना प्यार से मिठास से मराठी बोलते हैं कि मैं क्या बोलूँ. सो इट जस्ट मिसमराइजेस मी कि इतना अच्छा मराठी लैंग्वेज को कितना अच्छे से प्रेजेंट करते हो. तो आई नो आप में से भी काफ़ी लोग हैं जिनको मराठी अच्छी लगती होगी या वो बोल पाते होंगे डेफिनेटली. और अपनी इस रीजन की लैंग्वेज है तो हमें उस पर प्राइड होना चाहिए कि हाँ. और फॉर अ चेंज मैंने सोचा थोड़ा सा एक किक स्टार्ट दे दे आपको, जो बच्चे थोड़े से लो मूड में आ गए हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया चलो अभी शुरू आ गया बायोलॉजी सेशन. तो मैंने सोचा थोड़ा उनको अचानक से सरप्राईज करें मराठी बोल के. तर चांगलं वाटलं ना? ओके चला, खूप छान. तो आज अपन शुरू करतोय. सॉरी देखो मैं पूरा मराठी टोन में चला गया. सो आज हम शुरू कर रहे हैं सेशन नंबर 2, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड. राइट, ये हमारा सेकंड सेशन है. प्रीवियस सेशन याद है सबको? बीनू को भूलना नहीं है. हमारे मिस्टर बीन जिनका रीबर्थ हुआ है, भूल गए क्या? तो उनको लेके हमने क्या क्या सीखा, क्विक रिवीजन कर ले. ओके लेट्स स्टार्ट. सो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जरा बताओ मुझे. रिवीजन तो करना ही है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने बट उसके पहले जरा रेड में देख लो राइट में मैंने क्या लिखा हुआ है. ओके तो अपने नोटबुक्स प्लीज ले लीजिए और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा आपको वो लिखना है. राइट, अभी इतना इंटरेस्टिंग प्लांट, अब आपको एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी से मैं काफी दूर लेके आ गया हूँ. अब हम जर्नी पे है, जंगलों में, फॉरेस्ट में, बीनू के साथ हमारे जो बीन है. सो बीनू हमारा जो मोगली है वो हमें काफी चीजें बताने वाला है. ओके, काफी इंटरेस्टिंग चीजें, और वो आपको काफी आइडियाज भी देने वाला है जो आपको हेल्प करेगा प्लांट फिजियोलॉजी समझने में, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स को और अच्छे से समझने में, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर कर देगा. ओके सो कीप मेकिंग नोट्स एंड स्टार्ट विथ रिवीजन. ओके, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बीनू के साथ देखा था कि क्या है नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. यू रिमेंबर क्या नीड है बताओ? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल स्टिफनेस. ये चारों चीजें आपको लिखनी है. इन डिटेल मैंने आपको समझाया है. आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा? देन वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर. ओके फाइन. तो रूट में एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक. देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना आपको 8th में काफी कुछ हो गया है. हम आगे जो सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लाइक केमिकल प्रोसेसेस लाइक बायोकेमिकल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, गटेशन. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन, और वो इतनी अच्छी और इतनी मजेदार चीजें हैं. विथ एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न दैट. काफी मजा आने वाला है आपको. ओके फाइन. तो उसे समझने के लिए हमें पहले रूट को तो समझना हो कि भाई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कोई बताएगा मुझे आप में? सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इज इनॉर्मस. राइट, वेरी गुड. सेकंड, रूट है इसमें बहुत सारा सेल सैप होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सराउंडिंग. तो वो क्या हेल्प करता है? वो ऑस्मोसिस में हेल्प करता है. अब वो ऑस्मोसिस क्या होता है आप सबको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, बट मैं उसे कंसिडर नहीं करने वाला. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. एकदम आपको जैसे पता ही नहीं है कुछ, इतना मेरे वे में आपको मैं इजी कर दूंगा उसे. बस आपको फोकस्ड रहना है. ओके तो जो बच्चों को अभी भी थोड़ा नींद आ रहा है, थोड़ा लुढ़क रहे हैं, तो थोड़ा जाओ यार, थोड़ा वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाओ,
और जल्दी से आके बैठ जाओ, क्योंकि आज का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब कुछ हमें सीखना है, राइट। सो इसे एक बार समझ लो ना तो आपका हाफ ऑफ द चैप्टर का ग्रिप आ जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी एरिया पे घूमते हैं जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में 10th के पूछते हैं, राइट। ओके, सो फॉर दैट आपको फोकस बनाए रखना है। तो मैं क्या कहाँ थे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स में हमने सरफेस एरिया हो गया, रूट सैप का, और रूट है सब थिन वॉल्स, ये थर्ड है, आपको याद रखना। ये तीन चीजें डिफाइन करती है कि कैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा। थिन वॉल होंगे तभी तो अच्छे से परमिएबिलिटी होगी उसकी, राइट। एक तो एक सेल वॉल भी थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, एंड देन देयर आर फ्यू मोर थिंग्स। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू सेल वॉल का भी देने वाला हूँ, जो आपने सेल टॉपिक में पढ़ा होगा, स्नेहल सर ने आपको पढ़ाया है, इवन 9th में भी आपको ये टॉपिक था, बट फिर भी इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे फिर से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कुछ सेल टॉपिक का पार्ट भी कवर करने वाला हूँ आज, सो दैट आपको हेल्प हो जाए कोर कॉन्सेप्ट समझने में प्लांट्स के, और आपको मजा आ जाए आगे के कॉन्सेप्ट समझने में। ओके फाइन। सो उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एक ब्यूटीफुल विजुअल देख लें, क्या बोलते हो? ओके, सो लेट्स गो, let's enter into the beautiful world of roots, plants and how the absorption process takes place. Okay, so let's go. So let's start. देखो हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स। तो देखिए एवरीवन, यहाँ से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैंने कहा था ना मिनरल्स एंड वाटर दोनों को एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। लुक एट दिस, दिस आर रूट्स, एक प्लांट्स के रूट से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एब्जॉर्प्शन होते रहता है। ओके फाइन, दिख रहा है आपको, दिस आर रूट हेयर्स व्हिच हैज इनॉर्मस एरिया। अभी मैंने इसको मैग्नीफाई किया। ओके कम ऑन एवरीवन, दिख रहा है आपको, मैंने इस रूट हेयर सेल को मैग्नीफाई किया है। ओके, कैन यू सी व्हाट इज दिस? कौन बताएगा मुझे वन बाय वन? ये आउटर मोस्ट क्या है? ये एक रूट हेयर सेल का एक्सटेंशन है, यानी एक रूट हेयर सेल, ये है रूट हेयर सेल पूरा। तो ये आउटर मोस्ट क्या है, कोई बताएगा मुझे? दिस इज सेल वॉल। एवरीवन कम ऑन, वेरी गुड, हमने देखा। और सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, ओनली प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। दैट इज द मेजर डिफरेंस। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है भाई, एनिमल सेल में नहीं होता है, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होता है। क्योंकि अब बताओ मुझे क्यों होगा प्लांट सेल में सेल वॉल? क्योंकि भाई जब भी कोई सीड जर्मिनेट होता है या फिर जो भी होता है, सीड्स में भी सेल वॉल होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो नेचर में इतने एडवर्स कंडीशंस में होते हैं। अगर सेल वॉल ना हो तो वो फ्रेजाइल हो जाएंगे। हम तो कैसे है ह्यूमंस, हमें बाहर स्केलेटन है, बोन्स है, मसल्स है, उसके अंदर हमारे सेल्स है, राइट। तो वो प्रोटेक्टेड है। हमारे अंदर जो बॉडी के लिवर, किडनी, इनको सेल वॉल नहीं होते। हम जो ह्यूमंस के सेल्स हैं, ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन है, नो सेल वॉल इन ह्यूमन, सेल मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस याद रखना है। ये सेल टॉपिक के भी कुछ पार्ट्स कवर कर रहा हूं, किसी पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा मत समझिए कि इसके डिटेल्स इस टॉपिक में नहीं है तो नहीं। मैं कुछ सेल वॉल, सेल टॉपिक के भी पार्ट्स कवर कर रहा हूं, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। आर यू गेटिंग? सो आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये ह्यूमंस में है। ये किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? ये वाला ह्यूमन में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, ये पिंक से निकला, इसमें आउटर सेल वॉल नहीं होता है, राइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, बाइलिपिड लाइपोप्रोटीन का बना होता है, राइट। अच्छा, प्लांट में तो एक्स्ट्रा सेल वॉल है। इसके अंदर और क्या है प्लांट में? अंदर इसके और सेल मेम्ब्रेन भी है। क्या है? इसे बोलते हैं अंदर वाला पिंकिश सेल मेम्ब्रेन। इमीडिएटली देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपके? व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, रूट हेयर सेल का बात कर रहे हैं हम अभी, रूट हेयर सेल्स। तो रूट हेयर्स जो होते हैं, इनमें जो इपिडर्मल सेल्स है, ये कौन से सेल्स है? इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल। तो ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, सेमी, याद रहेगा आपको। हम ह्यूमंस में जो सेल है वो भी सेमी परमिएबल होता है, ये भी, यानी इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कुछ वाटर को ही करेगा, बड़े बड़े सॉल्यूट्स को नहीं जाने देगा वो यहां से अंदर सेल सैप की तरफ। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, याद रहेगा आपको। यहां पे नोट कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, राइट। ओके फाइन। और ये जो सेल वॉल है, ये कैसी है? आउटर मोस्ट सेल वॉल, ये कैसी है?
ये जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमिएबल, इसमें कुछ भी जा सकता है, सोल्यूट्स के पार्टिकल्स भी जा सकते हैं, बट आगे तो पिंक कलर का सेल मेम्ब्रेन है, ये जाने देगा क्या? नहीं। यहाँ पे आता है ऑस्मोसिस का रोल। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें सिलेक्टिव चीजें ही जाएंगी और तभी वो हेल्प करेगा प्लांट्स में वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ये चीजें काफी बेसिक्स है, इसे आप समझ लिए तो आगे का टॉपिक आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इस विजुअल को आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। ओके फाइन, क्लियर। ये तो वैसे कॉन्सेप्ट 8 ICSE के सब कुछ हो गए हैं, बट फिर भी आई वॉन्ट कि मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं तो आई नीड टू गिव माई 100%, राइट? ओके फाइन, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं पुराना लेक्चर, ध्यान में आ रहा है आपके? ओके, सेल मेम्ब्रेन के बाद अब क्या है? अब अंदर ये क्या है? ये वाला पार्ट मैं अलग मार्कर यूज करता हूं। ओके अब ये क्या है? ये जो मैंने ड्रॉ किया डार्क, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है एक्सटेंशन, और ये जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट, ये है सेल वैक्यूल, प्लांट सेल का सेंट्रल वैक्यूल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सेल सैप। सेल सैप क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इट इज अ फ्लूइड फाउंड इन द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। लिख लो अगर नहीं पता है तो। ये होगा फ्लूइड फाउंड इन द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ दिस प्लांट सेल। ये रूट हेयर की प्लांट सेल है, एपिडर्मल सेल। Are you getting? इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर शुगर्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, सोल्यूट्स होते हैं सारे अलग अलग, और वाटर भी बहुत सारा होता है, बट सोल्यूट्स होते हैं। इसलिए बाहर ये जो सॉइल है बाहर की दिख रही है आपको, इसमें क्या क्या होता है? डिफरेंट सोल्यूट्स होते हैं। देखो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं सोल्यूट्स, राइट? तो बाहर क्या है? इतने सोल्यूट्स नहीं है सॉइल में कंपेयर टू, इसलिए तो ये क्या फेवर करता है? वी से रूट हेयर्स कंटेन सेल्स व्हिच इज हायर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग वाटर। बाहर जो ये वाटर है सॉइल में, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, राइट? तो अभी मैं क्या करता हूं? सिर्फ सेल सैप पे फोकस करता हूं। ओके लेट्स सी। सो ये जो है इसके बाहर वाटर है, ये सॉइल है, तो इसमें भी सॉल्यूट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होंगे वो, बट कंपेयर टू ये सेल सैप से कम होंगे। हमेशा सेल सैप अपने में इतना कंसंट्रेशन रखेगा सो दैट उसमें एक पुलिंग फोर्स आए ऑस्मोसिस का, जो कि हेल्प करेगा यहां से वाटर को जाने को। अब सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल है वाटर सभी को, बट आगे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेमी परमिएबल होता है वो सिर्फ वाटर को अलाउ करता है, और फिर जाके वो वाटर सेल सैप के अंदर आता है। ये क्या है? ये सेल सैप है, ये वैक्यूल, इसके अंदर ये सोल्यूट्स। आ रहा है समझ में आपको? तो ये इंपॉर्टेंस है उसका, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बाजू में क्या दिख रहा है आपको? ये वाला ब्लैक में मैंने किया है, ये वाले ये न्यूक्लियस है सभी, हर एक सेल में। ये यहाँ पे हो जाता है, कहीं पे साइड में पुश हो जाता है, फिर इसमें साइड से साइटोप्लाज्म भी होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, ये जो पिंक कलर का है दिस इज वैक्यूल। ये पूरा ये स्प्रेड है हेयर सेल के एक्सटेंशन तक। हर एक प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। अगर ये एनिमल सेल है तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा, तो छोटे वैक्यूल्स हम में भी होते हैं, बट प्लांट में बड़े होते हैं। क्यों होते हैं बड़े वैक्यूल? क्योंकि उसमें सेल सैप रखना होता है जो कि वाटर को पुल करने में ऑस्मोसिस के थ्रू हेल्प करेगा। हमें बड़ा बैग चाहिए, तो नेचर ने क्या किया? यहाँ पे बड़ा वाला वैक्यूल दिया प्लांट में। ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में स्मॉल होता है, राइट? लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल जिसके अंदर सेल सैप होता है, एक फ्लूइड होता है, बहुत सारे सोल्यूट्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स। क्लियर? तो आपको सब कुछ मैंने हेल्प किया। अब ये ऑस्मोसिस से वाटर कैसे जाता है, क्या जाता है, वो सब कुछ प्रोसेसेस हम आगे सीखेंगे। ओके अभी आप देख लो थोड़ा सा कैसे क्या क्या हो रहा है। लुक एट दिस। सो दिस इज सेल वॉल, फाइन। अब क्या हो रहा है? अब एक जर्मिनेटिंग सीड है, दिख रहा है आपको? ये कैसे, राइट? इससे रूट्स निकल रहे हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, आपने सीड कोट, टेस्टा, टेगमेन सब कुछ ये डिटेल सीखे हैं 9th में सीड टॉपिक में। सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स निकलते हैं, राइट? फाइन। अब देखो टर्शरी रूट्स, ये प्लांट थोड़ा सीडलिंग बड़ा हो गया। ओके इसके रूट हेयर्स दिख रहे हैं आपको? ये छोटे छोटे ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, रूटलेट्स बोलते हैं इन्हें, रूट हेयर्स।
फाइन, दिख रहा है? अब मैं इसे मैग्नीफाई कर रहा हूं। लुक एट दिस रूट हेयर्स, रूटलेट्स में भी बारीक, इसमें से कैसे जा रहा है वाटर, हाउ ब्यूटीफुली इट इज गोइंग। लुक एट दिस। अब यही प्रोसेस को हमें समझना है। हेलो, ये जो प्रोसेस है ना, इसी को समझना है कि भाई इन रूट हेयर से कैसे एब्जॉर्ब होता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व। टॉपिक का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो इसमें ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, काफी सारी चीजें हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को हेल्प करती है। क्योंकि वाटर ना हो तो फिर प्लांट की ग्रोथ हो सकती है क्या? इसलिए हमें इस टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक को क्यों इन्वॉल्व किया है आपके इसमें, हमें समझना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। तो वाटर जब तक ना हो, ये वाटर और ये ना जाए, तो तब तक प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। बट ये इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत ब्यूटीफुली डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से ये वाटर एब्जॉर्ब होता है, वही हमें समझना है। आर यू गेटिंग? देखो हाउ इट इज गोइंग, दिख रहा है ना आपको? इट्स गोइंग इनसाइड रूट हेयर्स। ओके फाइन। देखो सेल सैप, मैंने कहा था ना वैक्यूल में सेल सैप होता है, दिख रहा है आपको? सेल सैप इसमें, ये जो येलो से किया, ये एपिडर्मल सेल बोलते हैं इसे। रूट की सेल होती है एपिडर्मल सेल, ये है वैक्यूल, इसके अंदर सेल सैप, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके अब देखो इसमें क्या है, सेल सैप के अंदर क्या क्या बताया उन्होंने, डिसॉल्व सॉल्ट, सोल्यूट्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ओके फाइन। देखो कैसे वाटर मिनरल्स जा रहे हैं और कैसे वो पास होगा। अब ये जो गया, अब जाके ये रूट हेयर सेल से अंदर गया सेल सैप में, तो इसने ये पुल किया। समझ में आया हाउ इट इज पुलिंग? फिर से देखो, तो यहां पे कोई फोर्सेस इन्वॉल्व है जो हेल्प कर रहे हैं इसको यहां से जाने में। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस मेनली यहां पे आता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सिर्फ वाटर को अलाउ करता है वो, और फिर वहां से वाटर बाहर ज्यादा है। वाटर कहां पे ज्यादा है? ये सॉइल में वाटर ज्यादा है कंपेयर टू ये सेल के अंदर। इसके अंदर क्या है? सोल्यूट्स ज्यादा है, कम वाटर है वाटर भी, बट कंपेयर टू सॉइल, हम सॉइल में पानी डालते हैं ना प्लांट के, तो ये आउटसाइड है, ये इनसाइड ऑफ सेल है, एपिडर्मल रूट की सेल, तो वाटर बाहर ज्यादा है। बट वाटर को जाने के लिए अंदर कुछ तो फोर्सेस चाहिए। तो क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या करता है, ये जो सोल्यूट्स होते हैं अंदर, अगर मैं पिंक से ड्रॉ करूं, ये सोल्यूट्स अलग अलग टाइप के हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो पुल करते हैं वाटर को, राइट? इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। जब सॉल्ट ज्यादा होते हैं उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पुलिंग फोर्स बनाता है, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओके फाइन, आर यू गेटिंग? तो ऐसे हो रहा है, ये सभी हमें समझना है। आपको बेसिक ओवरव्यू आ जाए इस विजुअल से कि हम क्या सीख रहे हैं। सो दिस इज रूट हेयर सेल, समझ में आया आपके? आर यू गेटिंग? और फिर ऊपर जाइलम, फ्लोएम, वो भी हम आगे थोड़ा देखेंगे जो आपने 8th में पढ़ा है, राइट? तो देखो कितना ब्यूटीफुली दिया है। लुक एट दिस, ये क्या है? ये सेल वॉल के बाद में लिपिड मेम्ब्रेन्स है, इसमें से फ्रीली, सेल वॉल से तो फ्रीली सब कुछ आता है, दिख रहा है आपको? फ्री मूवमेंट। देखो कैल्शियम, वाटर, आयंस, राइट? बट सेल मेम्ब्रेन के इसमें से सिलेक्टिवली परमिएबल, ये सेमी परमिएबल होता है। तो उसमें क्या होता है? देखो उसमें से कुछ ही जाता है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। आपको समझ में आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन को ध्यान से देखिए, दिस इज लिपिड बाइलेयर। तो इसमें से सिर्फ वाटर और बहुत छोटे वाले पार्टिकल्स ही जाते हैं, बाकी बड़े बड़े सॉल्यूट्स को वो अलाउ नहीं करता है, वो बाहर ही रहते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, यानी पार्शियली परमिएबल, राइट? समझ में आ रहा है आपके? ओके फाइन। अगेन लुक एट दिस, हाउ इट इज गोइंग, वाटर एंड ऑल, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, दिख रहा? और ये बड़े वाले जा रहे हैं क्या? देखो जरा, देखो ये जो बड़े वाले हैं वो यहाँ पे रोक दिए गए हैं, ये जा रहे हैं क्या? ये तो सेल वॉल से भी नहीं जा सकते, इतने बड़े हैं, ये रोक दिए। बट जब पिंकिश वाटर मॉलिक्यूल और बाकी छोटे छोटे है वो अंदर गए, पहले तो सेल वॉल से गए, फिर सेल मेम्ब्रेन ने देखा कि कौन परमिएबल है, वाटर को तो बिल्कुल जाने देगा वो बिंदास, वाटर छोटा होता है,
मॉलिक्यूल्स वाटर के H2O के, और वो जरूरी भी है क्योंकि वही तो हमें एब्जॉर्ब करना है, तो वो हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है आपके? लुक एट दिस। तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो कैसे वाटर गया ऑस्मोसिस से और फिर ऊपर जाएगा, देन जाइलम, फ्लोएम एंड ऑल दिस थिंग्स। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट रूट हेयर सेल। ओके, मजा आया? सो रिवीजन किया हमने बेसिक। आगे क्या सीखना है, ये विजुअल आपके ब्रेन में इतने अच्छे से बैठा लो क्योंकि आगे ये प्रोसेस समझने में हेल्प करेगा आपको। मैंने काफी चीजें आपको बताई है बट मैंने इन डिटेल ऑस्मोसिस नहीं पढ़ाया आपको। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर टुडेज फोकस। चलो बीनू कहाँ पे है अपना? बीनू को ढूंढो जरा। या आगे मिस्टर बीन, द बीनू जो मोगली है, अभी रीबर्थ हुआ है इनका। लास्ट टाइम तो उनकी स्टोरी बता दी थी मेरे, बीनू उर्फ मोगली। ओके, अब इनकी क्यूरियोसिटी फिर बढ़ गई है। पहले तो थैंक यू बोल दिया, उन्होंने बेसिक बताया, बट अभी इनको पता नहीं है कि अभी तो और कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें सीखनी है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाँ कॉम्प्लेक्स है बट हम उसे सिंपलेस्ट कर देंगे अब आप सबके लिए और बीनू के लिए भी, क्योंकि इन्हें समझना है कि भाई ये इतना ट्री बड़ा कैसे हो गया, ये हाउ फ्लावर्स, इतना वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? ट्रांसपिरेशन, पूल, ये सब आपने नाम सुने होंगे, आपको 10th 8th की बातें याद है। ये ट्रांसपिरेशन होता है, पुल का फोर्स होता है। तो आपने कभी सोचा है क्या इतने बड़े ट्री में कैसे वाटर जाता है? मुझे तो ये सवाल हमेशा आता था जब मैं आपके एज में प्लांट्स पढ़ता था तो, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने तो फिजिक्स में सीखा था। कौन सा लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो मुझे तो पता है भाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ आता है, राइट? ग्रेविटी। बट कुछ चीजें वाटर अब नीचे से ऊपर तो आराम से आ जाएगा, उसके लिए कोई अलग से एक्टिव एनर्जी या इसकी जरूरत नहीं है। बट जब कभी हम अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी के जाते हैं, जब आप पुल अप पुशअप्स भी करते हो तो आप हमेशा उससे एनर्जी यूटिलाइज करते हो, एटीपीज को यूज करते हो। वैसे ही अगर वाटर जा रहा है इतना ऊपर तो रूट से लेके ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशनल पूल, देयर आर डिफरेंट प्रेशर्स इन्वॉल्व्ड। हाउ ब्यूटीफुली दे वर्क सो दैट ये ट्री बड़ा हो जाए और हमेशा इसके ग्रोथ के लिए प्लांट भी, पानी भी मिले, वाटर मिले, मिनरल्स मिले और सब कुछ, राइट? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस जब आप सोचते हो तो इसके आंसर्स भी कॉन्सेप्ट्स में छुपे होते हैं। और हमेशा थोड़ा सा ऐसा रीजनिंग किया करो, जब कभी सोचो तो थोड़ा अदर वे भी सोचो कि ये क्यों सीख रहे हैं हम, क्योंकि हमें समझना, ये प्रेशर्स ना सीखे तो फिर नेचर को क्या समझा हमने, राइट? जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको तो एंजॉय करेंगे ही वो, क्योंकि उनको प्लांट्स पसंद है, बट जिनको नहीं भी पसंद है फिर भी आप अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखो, राइट? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हमने काफी कुछ बेसिक सीख लिया। लेट्स स्टार्ट विद एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। लेट्स गो। सो सबने हेडिंग दे देना है। चलो, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो हमें डिफरेंट फिनोमिनॉस देखने हैं। देयर आर टोटल 5 imbibition, imbibition, whatever you pronounce it as, imbibition or imbibition, it up to you। देखो मीनिंग जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से होता है, राइट? तो imbibition, diffusion, osmosis, active transport and turgidity and flaccidity, हमें ये सब कुछ प्रोसेसेस देखने। आर यू गेटिंग? सो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं imbibition। काफी आसान है, अगर आप सोचो तो ये इतना आसान है। इसमें कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, वही एग्जाम में पूछने वाले हैं, एमसीक्यू और वन लाइनर। जो भी मैं बोल रहा हूँ फटाफट नोट्स में क्यू कर लो और लिख लो। एक्सप्लेन तो मैं कॉन्सेप्ट्स करने ही वाला हूँ। ओके फाइन, थोड़ा जोश बताओ यार बच्चों, प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हार्ट, एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब थोड़ा एकदम ब्रेन को सडनली दूसरा कुछ दे दो, न्यू इन्फॉर्मेशन, तो वो वाला भी अच्छे से जाएगा, उसे भी रिवाइज करते रहो और नए नए चीजों को भी एंजॉय करते रहो। दैट्स लाइफ, दैट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंजॉय। ओके, इम्बिबिशन। तो मुझे एक सिंपल इसमें बताइए, अभी हम ये सीख रहे हैं, किस लिए सीख रहे हैं हम? क्योंकि हमें देखना है कि इस रूट से, अगर ये एक रूट हेयर सेल है तो इससे कैसे सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। इसमें थिकनेस होता है सेल का, रूट्स का, फिर उसमें से कैसे अपवर्ड जा रहा है। देयर आर डिफरेंट फोर्सेस, यही तो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। और कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं, इम्बिबिशन का डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कैसे होता है। ओके, सिंपल चीज है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा जो आपने डेली लाइफ में देखा है बट आपने कभी नोट नहीं किया कि अरे ये इम्बिबिशन है। मैं बोलूंगा अरे हाँ बच्चों, आपने सब कुछ देखा है,
बस आपको पता नहीं है, आप कभी नोट नहीं करते। थोड़ा अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी कभी ज़ोंबी जैसे हो जाते हैं, इतना पढ़ना, इतने सब्जेक्ट है, फिर कभी एंटरटेनमेंट, कभी ये कभी वो, मम्मा पापा, प्रेशर, स्टूडेंट्स, एकेडमी, टीचर्स, फ्रेंड्स, कंपटीशन। अरे ठीक है ना यार, चलता रहेगा, लाइफ है। अवेयरनेस के साथ जियो, क्या ज़ोंबी बनना है हमें? थोड़ा सा फ्रेशनेस लाओ अपने में। ओके, सो देखो, इम्बिबिशन हर कोई करता है, मैंने भी पढ़ा है, बट पढ़ाई जब हम एंजॉयमेंट में करेंगे ना तो हमेशा आप टॉप करोगे, अच्छा स्कोर करोगे लाइफ में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूँ, राइट? ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई थियोरेटिकल फिलोसॉफी झाड़ रहा हूँ आप पे कि अरे ऐसा है। तो मैंने भी कुछ अचीव किया है, तभी आई हैव द राइट्स टू टेल यू, और आई हैव दैट राइट। आर यू गेटिंग? सो इसलिए थोड़ा सा मेरी बातों को केयरफुली, इन बातों को अपने अंदर सिंक इन होने दो, ग्रास्प करके थोड़ा सा उसे अपने लिविंग में उतारो, उसे अपने प्रैक्टिकलिटी में इन बातों को अप्लाई करो, तो आपको अपना डिफरेंस दिखेगा। इम्बिबिशन क्या होता है? डेफिनेशन क्विकली कौन बताएगा मुझे? एग्जाम में पूछते हैं, बताओ मुझे, चलो फटाफट। ओके, इट्स अ फिनोमिना, इट्स ए फिनोमिना बाय विच एग्जैक्टली, टेक्स्ट बुक वाला, अभी टेक्स्ट बुक क्लोज करना है, सिर्फ लिखना है नोट्स में, बिल्कुल टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करना है। जब मैं बोलूं तभी, आफ्टर सेशन में तो करना ही नहीं है, राइट? बाद में पढ़ना। इन विच द लिविंग और डेड प्लांट, लिविंग और डेड प्लांट, डेड में भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं लिविंग में। डेड प्लांट सेल्स, लिविंग सेल्स और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर। राइट डाउन, बी विथ मी, अभी लिखिए, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब भी मैं लिखने को बोल रहा हूं, बिंदास लिखिए, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा और आगे बढ़ूंगा, ऐसा थोड़ी ना है। मैं तो हर वे को, हर चीज को इन डिटेल एक्सप्लेन करता ही हूं, आपको पता है। सो जस्ट ट्रस्ट और लिखिए, बाय सरफेस अट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म। एवरीवन नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए, देखो मैंने भी अंडरलाइन कर लिया यहाँ पे, और मैंने क्यों लिखा। अगर आपने सरफेस अट्रैक्शन वर्ड नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इम्बिबिशन में, सिंपल चीज है। आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, चलेगा मुझे। अ फिनोमेना बाय विच डेड और लिविंग प्लांट सेल, आप इधर उधर कर सकते हो, बट दोनों भी लिख लो तो अच्छा रहेगा। एब्जॉर्ब वाटर, और इट्स अ प्रोसेस, यू कैन राइट फिनोमेना और प्रोसेस, ये सब चलता है डेफिनेशन में थोड़ा बहुत, बट कीवर्ड्स अगर मिस हो जाए, उसका प्रॉपर सेंटेंसिंग मिस हो जाए, तो फिर भाई आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे या ना भी मिले। तो क्योंकि सरफेस अट्रैक्शन से ही इम्बिबिशन होता है, दैट इज द मेन फोर्स एक्टिंग। सो इसलिए सरफेस अट्रैक्शन नहीं लिखोगे तो कैसे मार्क्स मिलेगा? ओके, लिखा, सबने अंडरलाइन किया, और क्यों लिख लो, 100% इम्बिबिशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके फाइन, ठीक है। सो सरफेस अट्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है, देखो, सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक, आपको ये पता है। देखो, कोई भी प्लांट सेल और एनिमल सेल है, मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, राइट? तो प्लांट सेल का एग्जांपल देखते हैं हम, फटाफट आपके बेसिक्स भी कवर कर लेता हूं, आपको फिर सेल वाला भी कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। ये आइडियली तो मैंने ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, प्लांट सेल, राइट? राइट, सो ये एक प्लांट सेल है, इसमें ये आउटर मोस्ट क्या है, सेल वॉल है, इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर मैंने रेड में जो किया है वो सेल मेम्ब्रेन है, विच इज सेमी परमिएबल, अंदर वाला। अब ये रूट की हेयर सेल हो, सीड का हो, या जो भी हो, हर एक में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। प्लांट में आउटर सेल वॉल होगा, इनर सेल मेम्ब्रेन होगा। ये सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मा यानी इंटरनल साइटोप्लाज्म और उससे रिलेटेड पार्ट, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने ये सेल टॉपिक में पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो फिर इसमें ये सब है, और इसके बाद अंदर वैक्यूल है बड़ा वाला, बहुत सारी चीजें है ना। देखो, ये वैक्यूल है बड़ा सा, देन वहां पे न्यूक्लियस होगा, राइट, एंड साइटोप्लाज्म होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऐसे बहुत सारे होते हैं प्लांट सेल में। ओके फाइन, समझ में आ रहा है? रूट हेयर सेल में तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। तो ये जो सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, कोई बताएगा मुझे? सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आगे काफी चीजें आने वाली है ये, फिर बाद में बोलना नहीं कि समझ में नहीं आया। अच्छे से फोकस करो, मैं आपको हर चीज कोर से बता रहा हूं। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, समझ में आ रहा है आपको? और सेकंड, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसका बना होता है, बताओ मुझे? इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये। और सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है, सेल्यूलोज तो कहीं पे भी यूज करते हैं हम,
क्लोथ्स में अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग। तो सेल्यूलोज ये नॉन लिविंग पार्ट है, आपको याद रखना है। नॉन लिविंग, सेल वॉल जो है इट इज नॉट लिविंग पार्ट ऑफ सेल। जो रियल लिविंग है वो रेड से स्टार्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट है, लाइपोप्रोटीन्स का बना है, सेमी परमिएबल होता है। आर यू गेटिंग? ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। आगे सभी प्रोसेसेस इसके अराउंड रिवॉल्व होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो। और इसके अंदर ये सेल सैप होता है जो भी है वैक्यूल के अंदर, राइट। प्लांट सेल की बात करो, बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल में छोटा होता है। वो सब डिफरेंस रिवाइज कर लेना। आज आपको सेल टॉपिक रिवाइज करना है जो भी मैंने पढ़ा है, सो दैट आपको और आसानी होगी प्लांट को समझने में। मैं काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा ही यहाँ पे। तो ये जो सेल्यूलोज और ये प्रोटीन्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? कोई बताएगा मुझे? सेल्यूलोज और प्रोटीन्स जो भी है इनका नेचर क्या होता है? इनका हाइड्रोफिलिक। देखो कोई भी टर्म आए तो हम कैसे बायोलॉजी में डिकोड करते हैं, सबको पता है। हाइड्रो इज वाटर और फिलिक मींस हैव अट्रैक्शन फॉर वाटर। भाई मुझे वाटर का अट्रैक्शन है, वाटर दिखते ही मैं उसे पकड़ लेता हूं। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, यू कैन टेल एनीथिंग। तो अगर ये सेल वॉल है तो इसको किस चीज की एफिनिटी है? सेल्यूलोज की बनी है। सेल्यूलोज क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड है, एक राइट, एक केमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे प्रोटीन्स होते हैं, ये होते हैं। वैसे प्रोटीन्स की भी बात कर रहा हूं मैं, लाइपोप्रोटीन्स को भी अंदर के इसकी एफिनिटी होती है। किसकी? किस चीज की? आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। तो ये वाटर है ना, तो वाटर जो है ये इसको पकड़ लेते हैं और ऐसे सरफेस अट्रैक्शन से उसे ले लेते हैं और फिर अंदर सरफेस अट्रैक्शन से आते ही वो अंदर आ जाता है सेल में। और फिर ये सेल जो है वो स्वेल होती है, यानी बड़ी हो जाती है। स्वेलिंग बोलते हैं ना, फूल जाना। ऐसे समझ में आ रहा? दैट इज इम्बिबिशन। कितना सिंपल है। दे इम्बाइब वाटर, मॉइस्चर एंड स्वेल अप। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई सेल वॉल हाइड्रोफिलिक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? एग्जाम में इतना डिटेल आपको शॉर्ट नोट आया तो ही लिखना है हाइड्रोफिलिक एंड ऑल, या लॉन्ग नोट आपको डेफिनेशन ही पूछेंगे मतलब। बट फिर भी अगर ये समझ में आ जाए तो आपको डेफिनेशन या कोई भी चीज आप आंसर कर सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट आगे भी हेल्प करेंगे, आप इवन केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझो। हाइड्रोफिलिक, अच्छा चलो इसके साथ और एक टर्म सीख लेते हैं हम। व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? कोई बताएगा मुझे आप में से? लेट्स सी आपने कितना बायोलॉजी को डिकोड करना सीखा। मैंने हमेशा आपको बायोलॉजी वर्ड्स टर्म्स के अराउंड समझाया है जो भी हमने अब तक सीखा। हाइड्रो इज वाटर। फोबिक, फोबिक मींस फोबिया, मींस व्हाट? किसी चीज का डर। बोलते हैं ना यार इसको ये बड़ा फोबिक है, फोबिया है इसको, वाटर फोबिया। देन डार्कनेस का फोबिया होता है किसी को क्लोज्ड स्पेसेस का फोबिया होता है। ये काफी सारी चीजें मेडिकल की है बट टर्म्स तो सेम ही है ना। तो फोबिक मींस it has what? It has that opposition for anything. opposition आप बोल सकते हो इसे। opposition means reluctant, ये वाटर को नहीं करेगा, इसे वाटर से एलर्जी है, नो एफिनिटी, राइट। फोबिक। तो ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं? हाइड्रोफिलिक। टर्म्स को समझ लो, टर्म्स में ही सब मीनिंग है। तब आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने में एंजॉयमेंट होगी और आप एग्जाम में रॉन्ग नहीं करोगे। आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछा, टेल द व्हाई इज द, आपको असर्शन रीजनिंग ऐसा भी कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कभी, या फिर प्रैक्टिकल्स वाइवा में कभी एग्जामिनर पूछ ले कि मुझे बता दो आप सेल्यूलोज और प्रोटीन्स, मुझे बताओ कि सरफेस अट्रैक्शन से वाटर क्यों इंबिबिशन में आता है एक सेल के अंदर। तो आप क्या बोलोगे? सर सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनती है। तो सेल्यूलोज जो एक केमिकल कंपाउंड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। और जो लिपिड रेड, जो सेल मेम्ब्रेन है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, रेड कलर का नहीं होता, मैं अभी डिफरेंशिएट करने के लिए कलर यूज कर रहा हूं, तो वो भी हाइड्रोफिलिक है। तो बोथ आर हाइड्रोफिलिक, तो इसलिए इट हैज एफिनिटी फॉर वाटर। तो वाटर को वो खींच लेते हैं सरफेस अट्रैक्शन से, यानी यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल, धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। और सेल के अंदर आते ही फिर सेल क्या होगी? ये स्वेल हो जाएगी। ये जो सेल है वाटर अंदर आते ही ये सेल स्वेल हो जाएगी ना, और बड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी इसकी सेल वॉल भी, इसे स्वेलिंग होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? दिस इम्बाइबिशनल प्रेशर हेल्प्स इन इनटेक ऑफ वाटर। तो ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, यानी इट्स अ डिफरेंट, आई मीन बेसिक प्रोसेस है ये वाटर को अपने अंदर लेने की। तो इम्बिबिशन का प्रेशर बनता है ना, राइट। समझ में आ रहा है आपको? जब ये सेल इतनी है, इसमें वाटर आया सरफेस अट्रैक्शन से, मैं सिंपल बता रहा हूं, और ये बड़ी हो गई ऐसी, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वेलिंग बोलते हैं ना।
सेल का स्वेलिंग और फूलना, सिंपल हिंदी में। आपने कभी देखा होगा वुडन डोर्स स्वेल हो जाते हैं बारिश में, या फिर इवन ड्राई सीड्स को अगर आप पानी में रख दो तो वो स्वेल हो जाते हैं। अच्छा, और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मुझे, लेट्स सी, लुक एट दिस, यम यम, क्या है ये? दिस आर स्प्राउट्स, राइट? सबने देखा होगा, खाए भी होंगे, मुझे पता नहीं कितने बच्चे खाते हैं। जो खाते हैं उनको मेरे तरफ से अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि भाई ये खाना इतना हेल्दी होता है। मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट मैं तो स्प्राउट्स का करता हूँ। बीइंग अ डॉक्टर आई ऑलवेज फॉलो द आइडियल लाइक फूड डाइट और जो भी है। तो अगर आप इसे खाओ तो इमेजिन कितना हेल्दी होता है, राइट? तो आपको क्या ब्रेड पकोड़ा ये सब सुबह सुबह, तो ये वंस वाइल बच्चों, संडे यार चलो मैं आपको इतना रोक टोक नहीं करूंगा, बट बाकी टाइम आप कभी मम्मी को पूछो ये इतना न्यूट्रिशियस होता है, चलो इसकी बात तो छोड़ दो, आप बोलोगे सर आप हमेशा हमें ये खाओ वो खाओ ये मत खाओ डांटते रहते, तो ऐसी बात नहीं है। बट मेरा क्या होता है कि बीइंग अ डॉक्टर वो आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मेरे पेशेंट्स को भी मैं ऐसे ही कंसल्ट करता हूँ, योगा करो, अच्छा फूड खाओ, अच्छा हेल्थ डाइट खाओ। सिर्फ मेडिसिन देना एक डॉक्टर का फर्ज नहीं है। वैसे ही आप तो मेरे बच्चे हो यार, स्टूडेंट्स हो, आपके लिए तो एक एक्स्ट्रा केयर होगी, तो मैं बता ही देता हूँ सेशन में। आई होप आपको लॉन्ग टर्म में ये बातें बाद में समझेगी कि अमित सर ने जो कहा था रियली that really matters for living a healthy life and also a successful life, क्योंकि हेल्दी हो तो ही सक्सेसफुल हो जाते हो। बीमार इंसान नहीं हो सकता है सक्सेसफुल, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा एडवर्स सिचुएशन में। एनीवेज लेट इट बी, वो साइड में रखते। तो मुझे सिखाना क्या है आपको, ये क्या है, यहाँ पे इम्बिबिशन हो गया है। कभी नोट किया है आपने? ये स्प्राउट्स देखना, इसका साइज बढ़ जाता है पानी में डालते ही, और इसमें से बाहर क्या आ रहा है, ये सीड जर्मिनेट हो गया है, उसको वाटर मिल गया। यानी इमेजिन इम्बिबिशन कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर द असेंट ऑफ सैप एज वेल एज फॉर द सीड कोट टू रप्चर इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जब कोई सॉइल में हम सीड डालते हैं और पानी भी डालते हैं, तो ये सीड पानी जब इम्बिबिशन से लेता है तभी तो ये फूलता है और रप्चर हो जाता है, इसके अंदर से एम्ब्रियो आ जाता है। आपको याद है हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, ये सारे एम्ब्रियो के पार्ट है। इपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन 9th में सीखा है। हाँ भूल गए, चलो उस पर नहीं पूछने वाले 10th में, इट्स ओके, बट भूलना नहीं है यार, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, राइट? तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो हमने देखा है, कोटिलेडॉन्स, एंडोस्पर्म, बहुत सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी होगी। तो एम्ब्रियो जो होता है वो बाहर आता है ना, उसे सीडलिंग बोलते हैं जब बेबी। तो ये सीडलिंग्स है, देखा? तो ये पानी अंदर गया कैसे? इट्स इम्बिबिशनल फोर्स। ड्राई सीड जो स्वेलन हो गई है, ये जो सीड पहले देखना आप कभी आपके घर में, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लेना, प्रैक्टिकली आप इम्बिबिशन को समझ सकते हो, प्रैक्टिकली, राइट? तो मम्मी को पूछना, या फिर आपने नोट किया होगा तो इट्स ओके। ये समझ लिया तो इम्बिबिशन समझ गया। इट्स अ फेनोमेना बाय व्हिच लिविंग और डेड प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन, और इसी की वजह से एक सीड को रप्चर होता है। जो टेस्टा, टेगमेन, जो सेल वॉल होते हैं ना, सीड के क्या क्या वॉल्स होते हैं, टेस्टा, टेगमेन, सब कुछ सीखा है 9th में आपने, राइट? उसके डिटेल्स नहीं पूछेंगे, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। तो ये सब के थ्रू, सेल वॉल के थ्रू जाता है अंदर पार्ट, एंड देन टेस्टा आउटर होता है, टेगमेन इनर होता है, राइट? तो पानी गया सरफेस अट्रैक्शन से, इम्बिबिशन से, फिर वो स्वेल हुआ, फिर इसमें से एम्ब्रियो बाहर आया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपके इसके डिटेल्स तो हो गए, तो आपको बस अभी इतना समझना है, इम्बिबिशन ये होता है। और ये अगर पानी एक बार चला गया तो उसके बाद वो असेंट ऑफ सैप में भी हेल्प करेगा, ऊपर जब वाटर जाएगा सैप, यानी असेंट ऑफ सैप में भी इसका रोल है। फाइन, वी आर डन विद इम्बिबिशन। एनी मोर डाउट्स? ओके, अब नाउ वी स्टार्ट विद डिफ्यूजन। चलो डिफ्यूजन हेडिंग दो हर कोई। चलो सेकंड इज डिफ्यूजन प्रोसेस। कम ऑन, ये बड़ा मजेदार और आसान है, बट इसे समझ लेंगे अच्छे से, राइट? सब कुछ हुआ है 8th में आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, बट फिर भी 9th में 10th फाइनल में भी ये पूछ सकते हो। मुझे तो आपको बेसिक से सिखाना है, तो इसलिए हम ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में ही समझेंगे। एक्सपेरिमेंट्स को हम इतना वेटेज नहीं देंगे क्योंकि वो आसान है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप पढ़ लेना बाद में टेक्स्ट बुक से। सिर्फ मैं ड्रॉ करके सिंपल कीवर्ड्स दिखा दूंगा, क्योंकि इट्स वेरी नॉट नीडेड, इतना सिंपल है, आप पढ़ के आपको समझ आएगा। और कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पूछ लेना। सो डोंट वरी, एक्सपेरिमेंट्स भी समझाऊंगा, बट बहुत थियोरेटिकल है, यानी लाइन वाइज एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। कीवर्ड्स बता दूंगा, आप पढ़ लेना। पहले आप प्रोसेसेस तो समझो जो एग्जाम में पूछते हैं, बाद में तो आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिस ही करना है, पढ़ना है और नोट डाउन करना है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा सब। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, सो जस्ट फोकस हियर।
जल्दी से डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, कम ऑन, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी मैं। एग्जाम में पक्का 100% ये क्वेश्चन पूछते क्यों 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 लिखा समझ लेना, सर ने बोला हाई प्रोबेबिलिटी, इसे नोट्स में रिवाइज करके जाना। कम ऑन, डिफ्यूजन एग्जैक्टली मैं टेक्स्ट बुक वाला ही बताने वाला हूं आपको, इज द फ्री मूवमेंट, क्योंकि आइडियली वही एक्सपेक्टेड होता है एग्जामिनर को जो आपके पेपर चेक करते हैं। इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अब वो कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी, इट कैन बी सोल्यूट और सॉल्वेंट, गैस और लिक्विड। मैं बताऊंगा सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, सारे कीवर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी, क्योंकि वो समझ गए तो आपको आसान होगा। बार बार टेक्स्ट बुक में ये टर्म्स आते हैं तो आपका बेसिक पहले क्लियर कर दूंगा। सो इट इज द फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस, कम ऑन, ब्रैकेट में लिखो, इट कैन बी सोल्यूट और सॉल्वेंट, गैस, लिक्विड, कुछ भी हो, फिर वो रफ सॉलिड सोल्यूट भी हो या लिक्विड भी हो या पानी भी हो, जो भी हो, एनीथिंग, तो उसकी फ्री मूवमेंट हो रही, कहां से हो रही है, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर यानी उस सब्सटेंस के, कोई भी, सॉलिड या लिक्विड, ऑफ देयर हायर, लिखो मेरे साथ, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर टू लोअर, समझ में आ रहा है आपको डेफिनेशन प्रॉपरली लिखना है। व्हेन द टू ऑफ देम, ये भी लिख लो, व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जरूरी है ना, व्हेन द टू, और बोल्ड में ब्लैक में लिखा है डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में, तो जो भी ब्लैक में थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, उसे हमेशा पढ़ के जाना और रिवाइज करना टेक्स्ट बुक में, और उस पे एम्फेसाइज करना, क्योंकि एग्जामिनर उसी पे ज्यादा फोकस करता है, वो वर्ड्स मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों चीजें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चाहिए ना, व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चाहिए दोनों। अब वो एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। फाइन, आपको समझ में आ रहा है, यानी इसमें कीवर्ड्स क्या लिखना है आपको, क्या क्या है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, अलग से नीचे लिख लो, डेफिनेशन में भी ना, यहां पे लिख लो, डिफ्यूजन इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल वर्ड्स में लिखना है हमें नीचे, डेफिनेशन में ऐसा नहीं लिखना है। डेफिनेशन बोले तो जो मैंने अभी ऊपर लिखा पूरा प्रॉपर लिखना होता है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जब रिवाइज करोगे तो आप ये टर्म्स इंक्लूड करोगे डेफिनेशन में, तो लिख लो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो और बॉक्स बना लो। यही बॉक्सेस आपको एग्जाम में रिवाइज करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ लिख लो अभी आप। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्री मूवमेंट है ये, राइट, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर नहीं लिखना है। अब लॉजिकली बच्चों आप समझो यार, फ्री मूवमेंट, अब इसके पास इतना सारा है, ये सोल्यूट होगा जो भी होगा, अब इससे क्या करेगा, ये इसके पास इतना ही है, तो ये क्या करेगा, अगर दोनों मिल गए तो ये यहां से इसको दे देगा, ही इज वेरी जनरस काइंड, तो ये ऑटोमेटिक चला जाता है उसके पास से वो, राइट, समझ में आ रहा है आपको। डिफ्यूज होना, डिफ्यूज, इट्स वेरी फ्री मूवमेंट, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं, अरे भाई ऑटोमेटिक जिसके पास ज्यादा है उसके पास कम में चला ही जाएगा, लॉजिकल है ना, इसमें क्या इतना ये करना। इसको एक्सपेरिमेंट भी दिया है आपके बुक में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट आपको समझ में आया, फाइन, ओके, लेट्स गो। सो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट कैन बी एनीथिंग। अब मैं आपको टर्म्स बताता हूं क्या क्या आपके इसमें दिए हैं, जो आपको शायद पता है या नहीं, अगर है तो वेरी गुड। अब सोल्यूट, सोल्यूट लिखा है डेफिनेशन में, व्हाट इज सोल्यूट, कौन बताएगा मुझे। इट्स अ सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिसॉल्व्ड, राइट, इट्स अ सब्सटेंस, राइट डाउन, दैट इज बीइंग, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे इतने डिटेल में, बट आप इसे लिख लो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आगे भी ये वर्ड्स आ जाए तो आपको, राइट, दैट इज बीइंग डिसॉल्व्ड, यानी सॉल्वेंट क्या है, डिसॉल्विंग मीडियम, व्हाइल द सॉल्वेंट इज द डिसॉल्विंग मीडियम, यहां पे लिख लो, व्हाइल द सॉल्वेंट, ये सब केमिस्ट्री की आई थिंक आपको पता होगा, बट फिर भी मैं सिखा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे भी अगर एक दो को भी कंफ्यूजन है, तो आई डोंट वांट कि आपको बायोलॉजी में कोई कंफ्यूजन है, तो मैं इसे फिर भी मैं सिखाऊंगा, राइट, व्हाइल दी, जाने दो टाइम, इट्स ओके, व्हाइल दी सॉल्वेंट इज, जिन बच्चों को पता है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, व्हाइल द सॉल्वेंट इज दी, व्हाइल द सॉल्वेंट इज द डिसॉल्विंग मीडियम,
यानी अभी सॉल्वेंट मुझे एग्जैक्टली क्या बोलना है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज द लिक्विड दैट हैज एबिलिटी टू डिसॉल्व अ गिवन सोल्यूट। सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, लिक्विड होता है, ये ब्रैकेट में लिक्विड लिख लो, जनरली लिक्विड होता है। वाटर एक सॉल्वेंट है, मिल्क एक सॉल्वेंट है। इज अ लिक्विड विच हैज ability to dissolve a given solute, has ability to dissolve a given solute, to form a solution, to form a solution। सबसे सिंपल इसका एग्जांपल दूं, आप मिल्क में शुगर डाल लो तो शुगर क्या है, शुगर इज अ सोल्यूट। मिल्क क्या है, सॉल्वेंट। पानी में और कुछ डाल लो, पानी में शुगर डाल लो, पानी सॉल्वेंट है, शुगर solutes यानी sugar or anything like that, solid particles, generally it's a substance, right, being dissolved, not necessarily solid ही होगा but generally solid को ही हम solute बोलते हैं। sugar particles हो या कुछ भी हो, for the sake anything। आपको simplest तो मैंने sugar वाला बता दिया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अगर आप वाटर में कुछ अलग थिक वाटर डाल, थिक लिक्विड कोई डाल रहे हो तो उसमें वो थिक वाला सोल्यूट हो जाएगा और वाटर एक सॉल्वेंट बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? सो इट डिपेंड्स, बट जनरली सोल्यूट्स ऐसे होते हैं। या फिर लिक्विड लिक्विड का भी डिफ्यूजन, यानी वो इट डिपेंड्स, यानी क्या है, आपको जनरल आइडिया हो कि शुगर सोल्यूट है, उसको पानी में डाल दिया, सॉल्वेंट है। क्लियर? ओके फाइन, नेक्स्ट लेट्स सी, सिंपलेस्ट चीज बताता हूं मैं जिससे आपको डिफ्यूजन समझ जाएगा। इंक को वाटर में डाल दिया, दिस इज डिफ्यूजन। सोचो आप, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, आप घर पे ट्राई कर सकते हो, डिफ्यूजन सिंपली। तो इसमें क्या हुआ है, ये सेम एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया है बट उन्होंने डाई यूज किया है, नथिंग एल्स। तो क्या हुआ, मैंने इंक को डाला और इंक का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा था, धीरे 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 वो सब तरफ स्प्रेड होगा। मेरे पास ज्यादा है तो जहां जहां पे कम है सब तरफ, तो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फिर पूरा बॉटल ब्लूइश हो जाएगा थोड़ी देर में। अगला स्टेज इसमें नहीं दिखा बट इट विल बी, आप खुद ट्राई करके देखो, इट इज डिफ्यूजन, प्रैक्टिकल है, घर में कर सकते हो या करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, बहुत बार इस ध्यान में आ जाता है बट फिर भी कर लो यार, उसमें क्या बड़ी बात है, 2-5 मिनट लगेगी। तो क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहीं पे भी वो स्प्रेड हो रहा है और पूरे बॉटल ब्लू कलर की हो जाएगी, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन, सिंपल। और यही एक्सपेरिमेंट दिया है और उसकी चीजें हैं। क्लियर? समझ में आया आपके? ओके फाइन, एक्सीलेंट। तो आपके बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है ना बच्चों, इट इज वही है, बस डाई है, उसे आप बाद में होमवर्क है आपका, उसे ड्रॉ करो, की पॉइंट लिख लो। मैं आपको सिर्फ जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैंने विजुअल आपको उसका दिखाया है, कुछ नहीं किया है उन्होंने क्या किया है, प्लेस अ शुगर क्यूब और स्मॉल टैबलेट ऑफ सोल्यूबल डाई और क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना, कोई भी क्रिस्टल रख दो जो सोल्यूट्स है या जो भी, तो उसमें क्या किया है, उसको बिकर कंटेनिंग वाटर में डाल दिया कॉर्नर में। ये क्रिस्टल, ये एक बिकर है, इसमें वाटर है, इसमें क्या किया, इसमें वो पोटेशियम पर मैग्नेट जो सोल्यूट, हम किस पे, क्रिस्टल्स डाल दिया ऐसे, पोटेशियम पर मैग्नेट। थोड़ी देर में क्या होगा, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा डिफ्यूजन से, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, धीरे 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 वाटर में वो डिसॉल्व होगा, सोल्यूबल डाई इन वाटर। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये ए है तो बी में क्या होगा और सी में क्या होगा। सो नेक्स्ट इसमें सिंपल चीजें होने वाली है, क्या कि ये थोड़ी देर में स्प्रेड हो जाएगा, कैसे, ऐसे। आप बाद में ड्रॉ कर लेना, मैं फटाफट बता रहा हूं क्योंकि इतना आसान नहीं है, बच्चा भी बता देगा कोई, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का सिंपल लॉजिक है इसमें। ये स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे और फिर पूरा बॉटल ये ब्लूइश हो जाएगा थोड़ी देर में। सो स्टेप बाय स्टेप डिफ्यूजन हो गया, सिंपल चीज है, उसे थ्योरेटिकल चीजें दी है। आपका होमवर्क में ऐसे ही देने वाला, एक्सपेरिमेंट देखो, ड्रॉ करना है, उसमें से ड्रॉ करो फिगर 4.3 एंड उसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, कुछ डाउट नहीं, मैंने आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। डेफिनेशन पूछते, एक्सपेरिमेंट बोला तो ड्रॉ कर लो और उसे एक्सप्लेन कर दो, इतना आसान है, राइट। तो आप कैसे इसे डिफ्यूजन को अप्लाई करोगे, इस केस में आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई आर मोर क्राउडेड इन द फर्स्ट नियर द टैबलेट ऑफ द डाई, देन यहाँ पे टैबलेट की तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, फिर दिस मॉलिक्यूल मूव अवे फर्दर द रीजन्स वेयर दे आर फ्यूअर, यहाँ पे कम थे पहले तो ये स्प्रेड हुए।
एंड द मूवमेंट कंटिन्यूज अंटिल द मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है, लिखते बैठेंगे तो हमारा सेशन खत्म ही नहीं होगा। सिंपल सिंपल चीजें आपको बस ये बाद में पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपको एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ पूछे लॉन्ग नोट में तो आप नोट्स में बना लो, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको लग रहा है आप पढ़ के टेक्स्ट बुक से ही लर्न हो जाएगा आपको, तो नो नीड, सिंपल डायग्राम देख लो और की पॉइंट्स लिख लो, राइट। बट डेफिनेशन लिखना है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, हायर टू लोअर, वो सब कुछ मैंने लिखवा दिया है। सो डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया। एनी मोर डाउट्स? अच्छा, डिफ्यूजन में सब कुछ होता है, यानी अब प्रैक्टिकली सेल वॉल में क्या है बताओ मुझे। अब एक्सपेरिमेंट का डन। जब तक होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं होता ना, तब तक वो हमने ऊपर देखा ना, इंक पूरा जब तक होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, होमोजेनस यानी इक्वल, तब तक चलता रहेगा। तो अगर ये एक प्लांट एपिडर्मल सेल है, इसका ये रूट हेयर है, तो इसमें सेल वॉल क्या है, ये सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट, सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल रहा हूं, फ्रीली परमिएबल है, तो इसमें काफी चीजें अपने आप डिफ्यूज हो जाती है, सॉल्यूट्स, मिनरल्स, वाटर, राइट। बट आगे सेल मेम्ब्रेन जो बैरियर है वो सेमी परमिएबल है, वो हर एक चीज को नहीं करेगा, वो आगे ऑस्मोसिस में उसका रोल है। डिफ्यूजन समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, तो डिफ्यूजन जहां पे फ्री परमिएबिलिटी हो जाता है, यहाँ पे सेल सैप वगैरह, ये अंदर का लेयर अलग है, राइट। क्लियर? तो आपको सेल वॉल की बात कर रहा हूं मैं, सेल वॉल मेम्ब्रेन डिफरेंट है, नॉन लिविंग पार्ट, फ्रीली परमिएबल, सब कुछ की पॉइंट्स है, ओके। और एक विजुअल देख लो डिफ्यूजन का, इतना आसान है। लुक एट दिस, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लो है किसी चीज का, यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है इस साइड में, सपोज ये एक लेयर है, ये बैरियर है उनमें, यहां से फ्री परमिएबिलिटी है, बट यहां पे हाई है और इस साइड में लो कॉन्सेंट्रेशन, इधर तो एक भी नहीं है, तो भाई मेरे पास बहुत ज्यादा है तो मैं डिफ्यूज हो जाऊंगा। कैसे होगा? लेट्स सी, चलते जा रहा है वो, इट्स गोइंग। जब तक दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इधर और इधर, वो चलता रहेगा। फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अंदर की केमिकली ऐसा होता है डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है आपको? अब नहीं भूलना है एग्जाम में, फ्रॉम हाई टू लो, एग्जाम में गड़बड़ी नहीं करना है, हाई टू लो लिखना जरूरी है। देन देयर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू होना जरूरी है, एंड इट कैन बी एनी थिंग, सब्सटेंस लिखना है उसमें, सॉल्वेंट, सोल्यूट ये नहीं लिखना है। तो आप बोल रहे हो सॉल्वेंट का होगा, यहाँ पे तो पार्टिकल्स हो रहे हैं। इंक भी तो एक लिक्विड है, अब इंक भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, अगर ये गैस पार्टिकल है तो गैस का भी डिफ्यूजन होगा। अगर किसी रूम में मैं गैस डाल दूं, आप सिंपल वर्ड देख लो, आपको और एक सिंपल दिखाता हूं मैं, परफ्यूम यूज करते हो आप, रूम फ्रेशनर एक जगह पे मारते हो तो सब तरफ स्प्रेड हो जाता है, तो क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, एक जगह से धीरे 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 एयर में स्प्रेड हुआ, गैस है वो। तो प्रैक्टिकली एनीथिंग, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुका हूं आपको। ओके फाइन बच्चों, ओके, डिफ्यूजन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? राइट, डाउट हो तो कभी भी मोस्ट वेलकम, कितने भी डाउट्स पूछो यार, आई एम ऑलवेज रेडी। टेलीग्राम से पूछना है बस, इतना रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे मत पूछना डाउट्स, टेलीग्राम पे। ये अब एक रूल बना दिया है ना स्नेहल सर ने, जैसे डायरेक्शंस दिए, तो अच्छा रहता है आपको एक्सप्लेन करने में और आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजने में, राइट। यूट्यूब पे आप आपके जनरल कमेंट्स करो, आपको सेशन कैसा लग रहा है। डेफिनेटली आई ऑलवेज लुक फॉर द कमेंट्स एंड इट रियली मोटिवेट्स मी। और जो बच्चों के, तो बहुत सारे लोगों के मुझे नाम नहीं पता, तो आप न्यू लोग भी जो हो, जिनके नाम शायद मैंने नहीं लिए, तो ऐसा नहीं है आप सब भी मेरे लिए उतने ही स्पेशल हो, आप भी कभी कमेंट कर लिया करो तो आपका शायद नाम पता चल जाए। बट कमेंट्स में डाउट्स नहीं है, डाउट्स डायरेक्टली स्नेहल सर को कमेंट्स में आप बताओ आपको सेशन कैसा लग रहा है, सेशन स्लो या फास्ट ऐसा कुछ है तो आप वो टेक्निकल चीजें, आवाज नहीं आ रहा है, वो सब आप कमेंट में लिख सकते हो, बट डाउट्स नहीं, रिलेटेड टू जनरल डिस्कशन। और आपको सेशन कैसा लग रहा है, बहुत स्लो है क्या, या फिर आपको प्लांट फिजियोलॉजी, जो फर्स्ट टाइम मैं आपको प्लांट पढ़ा रहा हूँ, अब तक सिर्फ हमने ह्यूमन पढ़ा, तो आपको प्लांट्स में मजा आ रहा है क्या सर, अच्छा लग रहा है, एनीथिंग, तो आप आपके कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, इट एनकरेजेस एंड इट्स रियली मोटिवेट्स मी। सो अच्छा लगता है आपसे, वहां पे मेरा कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। काफी बच्चे तो करते ही है रेगुलरली। सो आप यूट्यूब के वीडियोस में नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वीडियोस को लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, राइट। ओके फाइन। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस। आर यू ऑल रेडी? ऑस्मोसिस एक काफी इंपॉर्टेंट है, गिव द हेडिंग एज ऑस्मोसिस। ये भी पढ़ा हुआ है 8th में, बट फिर से पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्रूशियल पार्ट है रूट एब्जॉर्प्शन का। ऐसा समझ लीजिए कि इसे समझ लिया, इसे तो सब कुछ समझ लिया आपने, इस टॉपिक का क्रक्स समझ लिया, आगे भी चीजें है, बट इनिशियल पार्ट्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
100% क्वेश्चन पूछते हैं, बाद में मत बोलना कि सर रिवाइज नहीं हुआ, सर ये गड़बड़ हो गया, फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं चलेगा। मेरे साथ लिखो, चलो फटाफट पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लो बस डेफिनेशन, एक्सप्लेन मैं करता हूं आपको, डोंट वरी। सो डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस इसमें सिर्फ वाटर का होता है। मैंने जनरल सब्सटेंस यूज किया है क्या? मार्क माय वर्ड्स, ये एक एक की पॉइंट है जो एग्जाम में लिखना होता है डेफिनेशन में। ये गड़बड़ कर दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट भी हो सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके लुक एट दिस, वाटर मॉलिक्यूल्स को अंडरलाइन किया मैंने, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम सेम है, बस वाटर का फ्रॉम देयर मीन्स वाटर की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम देयर रीजन ऑफ, वाटर ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देन नेक्स्ट क्या है? थ्रू क्या? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है सेमी परमिएबल लिखना। अगर ये नहीं लिखा तो मार्क नहीं मिला, क्योंकि ऑस्मोसिस तो सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। मैं इसे बोल्ड इसमें अंडरलाइन रेड इससे कर रहा हूं, और ये लिखना बहुत जरूरी है। इसके सिवा डेफिनेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। अगर सेमी परमिएबल, अगर सपोज मैं ना लिखूं, चलो 2 मिनट के लिए समझो कि ये सेमी परमिएबल यहां पे नहीं है, और इतना पढ़ो सिर्फ, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल तो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिफ्यूजन में भी आता है, तो ये तो डिफ्यूजन भी हो सकता है। फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस क्या रहा? यानी टेल मी ना, आप एग्जामिनर को क्या कन्वे कर रहे हो? आप हायर टू लोअर लिख रहे हो और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही नहीं लिख रहे हो। सो इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट सेमी परमिएबल। वहां पे लिख लो नोट्स में साइड में, अमित सर ने बोला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना है, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखो, पेंसिल से लिखो, साइड में अपने नोटबुक में कैसे भी लिखो। एग्जामिनर थोड़ी ना देखने वाला है नोटबुक। नोटबुक शुड बी, मेरा तो नोटबुक इतना गंदा होता था, मैं एक पेंसिल से कुछ लिखता था, हिंदी में कुछ लिख लेता था, जो मुझे मेरे टीचर समझा रहे हैं मैं वो भी लिख देता था एक्सप्लेन करके, सो दैट रिवीजन के वक्त वो बातें मुझे हेल्प करती थी। एग्जाम के पहले मैं कीवर्ड्स नहीं भूलता था, और मैं फिर प्रेजेंट जब करना है फाइनल एग्जाम डे में तो मैं प्रॉपर लिखूंगा ना। मैं थोड़ी ना लिखूंगा कि ये ऐसा बोला था, या फिर हम बीन बिनू या जो भी हम नए नए ट्रिक्स सीखे वो थोड़ी ना लिखूंगा। या फिर हमने मेड्यूला का सीखा था, अगर आपको याद है, ऐसे मुझे क्लिक हुआ रिसेंट लेक्चर, मेड्यूला का फंक्शन क्या होता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो मैंने नोट्स में कैसे बनाने को बोला आपको? एम को ऐसे बना दो हार्ट, और ऑब्लिंगेटा से ऑक्सीजन। तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना नोट्स में, अपना पेपर में। मुझे क्लिक क्या होगा? सर ने बोला था मेडुला ऑब्लिंगेटा फंक्शन हार्ट में क्या करेगा? हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा। ओ से ऑक्सीजन यानी रिलेटेड टू लंग्स, तो रेस्पिरेशन का रेट भी कंट्रोल करेगा। और मैंने प्रॉपर सेंटेंस में एग्जाम डे में प्रॉपरली पेपर में लिखा। कितना हेल्प करता है इमेजिन। काफी बच्चों को तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या हो सकता है फंक्शन? इट्स इनवॉलंटरी फंक्शन है, ये हमारे हाथ में होता है का हार्ट बीट नहीं। बट एक ह्यूमन ब्रेन से कुछ न्यूरॉन जाते हैं जो हार्ट को भी सप्लाई करते हैं, और वो मेड्यूला से निकलता है वो सेंटर, वो हार्ट का रेट कंट्रोल करता है। 0.85 सेकंड तक जैसे हार्ट बीट होता है, सब कुछ। अगर मेडुला को इंजरी हो जाए एक्सीडेंट में ब्रेन में कहीं पे अंदर, तो हार्ट भी स्टॉप कर देता है फंक्शन करना, यानी इतना इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। तो आपको समझ में आ रहा है? ये ट्रिक्स ऐसे साइड में लिखते रहो। इतना कंस्ट्रक्टिव सेशंस होते हैं हमारे, इतने ब्यूटीफुल होते हैं, बट आप लिखते नहीं हो, पेंसिल से वगैरह नोट्स बनाते नहीं हो, चीजें सेशन बार बार देखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो लिखते रहो। ओके, सेमी परमिएबल मेमोरी, आर यू गेटिंग? ओके, लुक एट दिस फोटो। सी देयर आर फ्यू थिंग्स आपको समझना है उसमें। डेफिनेशन में आप चेंज, आपको अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे कि फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम अ सेमी परमेबल, उसे भी ऑस्मोसिस बोलते हैं। डाइल्यूट यानी क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मींस जिसमें वाटर ज्यादा है, सिंपल वर्ड में लिख लो। अगर ये सॉल्यूशन है जिसमें वाटर ज्यादा है वो डाइल्यूट। अब इसको आप लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हो। इधर देखो, ये ब्लैक है जो वाटर है, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसमें सोल्यूट कम है। सोल्यूट यानी मैं शुगर की बात कर रहा हूं अभी। और ये व्हाइटिश जो दिख रहा है आपको, ये शुगर मॉलिक्यूल, ये सिर्फ इस साइड में है, ये है ए, ये है बी।
तो बी में सिर्फ वाटर है ब्लैक वाला, ए में शुगर मॉलिक्यूल भी मिक्स्ड है। तो ये वाला सॉल्यूशन कैसा हो गया, ए को क्या बोलेंगे हम, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और हाई सोल्यूट, एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और उसे हाई सोल्यूट वाला भी ये बोल सकते हैं सॉल्यूशन। क्लियर, ये जो टर्म्स है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डेफिनेशन में। तो अब देखो ये बीच में क्या है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ ही चीजों को वो अलाउ करेगा। देख लो, तो यहां से आपको दिख रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर हो रहा है ऑस्मोसिस, यानी ये जो ब्लैक कलर का वाटर है सिर्फ वो मूव हो रहा है। व्हाइट शुगर दिख रही है आपको, इधर किधर नहीं दिखेगी, सिर्फ वाटर मूव होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन ने उसे खींच लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ने वाटर को, पुलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर से। हम आगे देखेंगे वो चीजें। ओके, आपको बेसिक समझ में आ गया ये टर्म्स, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड ऑल, फाइन। ओके, सो वेदर an important thing is that water molecules move from their higher concentration, either pure water हो सकता है या इसमें एक दो भी पार्टिकल होंगे, बट इधर अगर शुगर ज्यादा है तो कभी भी इधर ही जाएगा, क्योंकि कहां पे वाटर ज्यादा है, आई मीन डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा ये है कंपेयर टू इट। जरूरी नहीं है कि प्योर वाटर हो, इसमें एक दो शुगर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट फिर भी शुगर मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे, वाटर मूव होगा, क्योंकि इधर ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल होंगे तब। आर यू गेटिंग, फाइन। अब आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, दो टर्म्स यूज किए ऑस्मोसिस में, एक है एंडोस्मोसिस, दोनों भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, और एक है एक्सोस्मोसिस। लिखो एवरीवन, बी विथ मी, लिखो फटाफट, चलो। एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, और दूसरा क्या है, इट इज एक्सोस्मोसिस। राइट, लिखा सबने, एवरीवन बी विथ मी लिखना है। एंडोस्मोसिस नाम में यार, एंडो मींस इनसाइड, यानी इनवर्ड, यानी क्या हो रहा है, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। क्या लिखोगे आप, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, लिखो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ऑफ वाटर, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल। देखो एंडोस्मोसिस प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, ऑस्मोसिस आ गया, ऑस्मोसिस आते ही डेफिनेशन में सेमी परमिएबल लिखना है, नाम में ही लिखना है। मैं और एक ट्रिक बताता हूं आपको जल्दी से, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन when the surrounding solution is less concentrated, when the surrounding solution is less concentrated means उसमें water ज्यादा है, less concentrated related to what, tonicity, concentration is related to solute particle। आप शुगर याद रखो, यानी बाहर शुगर कम है, less concentrated, water ज्यादा है, dilute solution है, तो अंदर वाला जो स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसमें ज्यादा है, जैसे सेल सैप है रूट हेयर का, वो खींचेगा उसे, एंडोस्मोसिस होगा, और वो वैक्यूल और सेल सैप फूलेगा, स्वेल होगा। आर यू गेटिंग, ये है एंडोस्मोसिस। अब एक्सोस्मोसिस, एक्सो मींस आउट, लिख लो वहां पे, एक्सो मींस आउट, लाइन खींच लू मैं। सो एक्सो क्या होता है, एक्सो इज आउट, तो आउटवर्ड मूवमेंट है ये, इट इज आउटवर्ड डिफ्यूजन और मूवमेंट, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर। उन्होंने डिफ्यूजन वर्ड लिखा है, आप लिख सकते हो इसमें डिफ्यूजन हो रहा है। सी, कहीं ना कहीं वो डिफ्यूजन वाटर का हो ही रहा है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है लोअर, तो डिफ्यूजन कहीं ना कहीं आता ही है ऑस्मोसिस में, बट सेमी परमिएबल होना जरूरी है, क्योंकि डिफ्यूजन में तो सोल्यूट पार्टिकल भी चले जाते हैं बहुत बार, बट इधर हर चीज, बड़े बड़े सोल्यूट पार्टिकल नहीं जाते, सिर्फ कुछ चीजों को परमिएबल है मेम्ब्रेन। आपको समझ में आ रहा है ये? सो आउटवर्ड मूवमेंट लिखूंगा मैं, मूवमेंट इज बेटर टर्म, सो दैट आप डिफ्यूजन के साथ कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में आप आउटवर्ड मूवमेंट भी लिखो ना तो चलेगा डेफिनेशन आउट, क्योंकि आपकी बुक में डिफ्यूजन वर्ड दिया है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको और स्पेसिफाई कर रहा हूँ। डिफ्यूजन भी होता है वो, एनीवेज वो तो वाटर का डिफ्यूजन ही है ना, हाई टू लो, बट डिफ्यूजन इज अ डिफरेंट थिंग। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल होता है मेम्ब्रेन, यानी डिफरेंट, यानी डेफिनेशन वाइज। So it is outward diffusion of or movement of water through a semi-permeable, again semi-permeable membrane when the surrounding solution is more concentrated, when the surrounding solution
इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। भाई बाहर का ज्यादा, अभी एक सेल है और अगर बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, हम आगे और सीखेंगे एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, व्हेन वी विल स्टडी अबाउट आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आरबीसी, एनिमल सेल, प्लांट सेल में कैसे होता है, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब और मजा आएगा आपको ये चीजें समझने में। तो ऐसे वक्त क्या होगा, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूट शुगर ज्यादा है, तो सेल से बाहर जाएगा वाटर, जो भी है वो खींच लेगा, जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो पानी को खींच लेगा ऑस्मोसिस से, और ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है आपके, सेमी परमिएबल। तो याद रखना है, कुछ भी हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड भूलना, ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गए आपको। और मुझे बताओ, अगर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा, अगर किसी चीज का, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ द सेल इज सेम, तो क्या होगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा? कम ऑन टेल मी, कौन बताएगा आंसर मुझे इसका? सेम है, अंदर और बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जो भी सोल्यूट या जो भी है, इसमें जो 1 2 3 4 5, इसमें भी इतने हैं, तो इसमें दोनों तरफ वाटर है, तो कितना जाएगा वाटर, बाहर जाएगा या अंदर? देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि भाई वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कुछ ग्रेडियंट है ही नहीं, दोनों तरफ सेम है सब कुछ। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक, आगे मैं पढ़ाऊंगा आइसोटोनिक। टोनिसिटी इज रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन, टोनिसिटी इज रिलेटेड टू ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स या जो भी है, राइट? तो आइसो में क्या होगा, नो नेट मूवमेंट, इट विल बी बैलेंस्ड, राइट? क्लियर? ये भी एक आपको पार्ट दिया हुआ। तो ये होता है ऑस्मोसिस। और एक ट्रिक बताता हूं, बहुत बच्चे ना, आगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सीखेंगे, डिफ्यूजन सीखेंगे, काफी प्रोसेसेस सीखेंगे, तो वो ना मुझे पता है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं फिर से भूल जाएंगे, मैं 1000 बार बोल के भी, तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मैंने क्या सोचा, ऑस्मोसिस मैं उनके लिए कुछ ट्रिक बनाऊं जो कि उनको हमेशा याद रहे। आप ऐसे बना लो अपने टेक्स्ट बुक में। मैंने ये जो सिस है एंड का, इसको हटा के यहां पे लगा दिया, ऐसे ऑस्मोसिस। तो ये क्या है बीच में, ये है सिस इज एस फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दो बार इसमें एस आता है एंड में, ऐसे ट्रिक है, याद रखो इसे ऐसे ही एग्जाम में। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 1000 बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आने के बाद अगर इसे गलत कर दोगे तो फिर कुछ यूज नहीं है, मेरा पूरा सेशन मैंने इस पे डाल दिया है, इस चीज पे। सेमी परमिएबल यानी कुछ ही चीजों को वो परमिएबल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, जो भी होंगे, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो, तो वाटर का मूवमेंट होता है। यहाँ पे अगर वाटर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मोर, और यहाँ पे लेस वाटर है, तो वाटर विल मूव, नॉट सोल्यूट, यहां से यहां, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एस फॉर सेमी परमिएबल, ये आई ऐसे समझो कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाला आई है, बड़ा वाला जो बीच में दीवार है, इट्स अ बैरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है रूट हेयर सेल में, वो तो होता ही है। तो आप भूलोगे कभी ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में ऐसा कुछ है क्या, ION, डिफ्यूजन में एंड होता है ION से, ऐसा कुछ SIS है क्या? नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी नहीं है ऐसा कुछ, ऑस्मोसिस में ही आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक्सक्लूसिवली ऑस्मोसिस। तो कभी भूलोगे, मजेदार है ना। तो मैंने कहा था हर चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास, बस आप एग्जाम में कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि मैं 1000 बार चिल्ला के बोलता हूं आपको, क्योंकि फिर आप उसे गलत ना कर दो। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना कभी नहीं भूलना है। इवन डेफिनेशन ऑफ एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस भी आ जाए तो उसमें भी एंडोस्मोसिस, इसमें भी आ रहा है ना SIS एंड में, तो इट इज ऑस्मोसिस ओनली, राइट? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिखना जरूरी है। फिर एंडो में इनवर्ड मूवमेंट, एक्सो में आउटवर्ड। फाइन, ओके। अब हम कुछ ब्यूटीफुल विजुअल देखेंगे ऑस्मोसिस का, राइट? फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, जो भी है एक्सपेरिमेंट्स को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स में मैं सब कुछ समझा दूंगा, क्योंकि बहुत आसान है, सिर्फ रिटर्न है, आप पढ़ के भी आ सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के आना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ड्रॉ करके हम की पॉइंट्स देख लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने वाली चीज है, उसमें कुछ नहीं है थियोरटिकल। थियोरटिकल है, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपके की यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है आपका। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे सर ने इतना अच्छे से समझा दिया है, राइट? अभी कुछ विजुअल देखते हैं, चलो कम ऑन, चलो देखो ये विजुअल। एवरीवन, ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पे समझाया है, देखो
कोई बताएगा मुझे ये क्या है? ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैं इसको येलो येलो से करता हूँ, आपको दिखेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्लू ब्लू वाले। हाँ, मैंने येलो राउंड किया, सिर्फ ये मूव हो रहा है। ये बीच में ऑरेंज है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं समझा रहा हूँ ऑस्मोसिस इस विजुअल के थ्रू। और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ये सोल्यूट है, शुगर या जो भी हो। अब ये देखो, ये जाके टकराएंगे, बट इनको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलता है नो, ओनली वाटर कैन मूव। और वो भी कहां से? यहाँ पे वाटर ज्यादा है, इधर सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर किधर जाएगा? इधर। अभी दिख रहा है ऐसे आपको दोनों तरफ के तरफ, बट आइडियली वो बैलेंस करता है, बट वहां से ही जाएगा जहां पे ज्यादा वाटर है। समझ में आ रहा है? ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एनीथिंग क्लियर? सिर्फ इन्हीं की मूवमेंट हो रही है वाटर की, नो सोल्यूट। तो वाटर होता है, पहली बात तो वाटर मॉलिक्यूल लिखना है आपको सिर्फ ऑस्मोसिस में, एंड सेकंड क्या लिखना है आपको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर कहां से? फ्रॉम हाई टू लो। क्लियर? ओके फाइन, क्रिस्टल क्लियर। इस विजुअल को भूलना नहीं है। ओके एक्सीलेंट। और एक विजुअल देख लो, चलो फटाफट। दिख रहा है, ये एक टेस्ट ट्यूब में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया है, ये बीच में। अब देखो, ये ब्राउन कलर के सिर्फ वाटर मूव हो रहे हैं, इधर अंदर जा रहे हैं। ये ग्रीनिश जो है, ये इधर नहीं आ सकते। और प्लस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ग्रीन यानी सोल्यूट है, तो ज्यादा यानी डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कैच समझ में आ रही है कि आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है? आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको सिर्फ वाटर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा तो आप क्या बोलते हो या फिर लिखते हो? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर का यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो डाइल्यूट हुआ। उसमें सोल्यूट का तो कॉन्सेंट्रेशन कम ही है ना। तो हाई टू लो वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं मैं। बट अगेन देखो, यहां पे वाटर मूव हो रहा है, ब्राउन कलर का अंदर जा रहा है, ये सेमी परमिएबल से। बट अगर सोल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो आप क्या बोलोगे? इफ सोल्यूट देन इट इज फ्रॉम लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ये कैच होती है, कभी कभी आपको एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज थ्रू सेमी परमिएबल। तो आपको कंफ्यूज हो जाता है, आपको लगता है यार लो टू हाई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हम एक्टिव में लो टू हाई पढ़ेंगे। बट आप ये नहीं समझते कि यहाँ पे सेमी परमिएबल वर्ड यूज हुआ है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट यानी ये ग्रीनिश सोल्यूट पार्टिकल। तो भाई सोल्यूट पार्टिकल जहां पे कम है वहां से वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको जितना हो सके क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। सो लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मींस यहाँ पे वाटर ज्यादा है, सोल्यूट कम है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। लोअर सोल्यूट, इट्स अ डाइल्यूट सोल्यूशन, सोल्यूट बहुत कम है, और इधर ज्यादा सोल्यूट है यानी इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट? तो ऐसे भी हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके फाइन, ओके डन, एक्सीलेंट। तो विद दिस आज हम रुक जाए, आज के लिए इनफ है बच्चों, राइट? ओके फाइन, आज के लिए इनफ है। ओके फाइन फाइन फाइन, चलेगा। काफी की कॉन्सेप्ट समझ लिया। ऐसा लगेगा आपको स्लो हुआ है, काफी कम हुआ है, बट आपको बाद में समझेगा कि एक्सपेरिमेंट जब आपको पढ़ोगे ना, पढ़ के आओगे तो आपको लगेगा कि सर ने काफी आसान कर दिया है सब कुछ। एक्सपेरिमेंट रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना है, ये आपका वर्क है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। सब कुछ ड्रॉ भी कर लो अगर आपको करना है तो, आपके नोटबुक में रीड करके यू कैन ड्रॉ, क्योंकि सब कुछ आसान है। आपको लगेगा कि कुछ भी डाउट नहीं है। फिर मैं 10 मिनट्स में फिनिश करके हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। कुछ बीच में चीजें हैं, मैंने कहा ना शुरू में कुछ टाइम लगता है बेसिक को, फिर बाद में इतनी आसान चीजें होती है कि आप पढ़ के आपको समझ आएगा। उसको लाइन बाय लाइन आपको बेबी स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं होती। ओके, आज हमने ऑस्मोसिस सिस सीखा। सिस ये वो वाली सिस नहीं है आपकी सिस्टर, ये सेमी परमिएबल वाला सिस लगा है उसके एंड में। ओके, मजा आया ना? काफी लोग हंस रहे हो, सिस सिस बोलते, अरे मेरी सिस है ये छोटी बड़ी वाली जिसके साथ मैं हमेशा मस्ती करता हूँ, राइट? ओके, आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन व्हाट नेक्स्ट लेक्चर। टिल that time you all keep rocking, keep smiling and keep shining like the shining stars। और बीनू को भूलना नहीं है, बीनू को भी हमने काफी आसान कर दिया है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, काफी सारी चीजें हमने, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल देखा है, उसे दिमाग में रखना है। शुरू में
10 मिनट्स मैंने उसको दिए, क्योंकि वही आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में आगे बढ़ाएगा। मैं बार बार उसे रेफर करूंगा। सो काफी चीजें हमने इस सेशन को दी है, राइट? ओके, चलो बच्चों, देन आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, and keep enjoying the process of learning this plants and nature and root absorption। ये काफी इंटरेस्टिंग है, बस इसे ट्राई करो कि एंजॉय करते रहें हम, सो दैट आपको बोर ना हो और आप काफी चीजें समझ पाओ आसानी से। अगला सेशन बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाले हैं, क्योंकि बेसिक समझ लिए हैं, पढ़ के आना है ऑस्मोसिस के सभी एक्सपेरिमेंट्स। ओके फाइन, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।